नमस्कार। बरसात जाने को है, लेकिन बरसात ने हिमाचल प्रदेश को जो जख्म दिए हैं उनको भरने में बहुत समय लग जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर इस समय हमारे साथ हैं। लगातार लोगों के साथ वो मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव में वो जा रहे हैं जहां आमतौर पर नेता नहीं जाते हैं, लेकिन जहां से उनको खबर मिल रही है कि नुकसान हुआ है वहां वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका पंजाब केसरी टीवी में। और कितना वक्त हिमाचल प्रदेश को जो है इस त्रासदी के जख्मों से उबरने में लग जाएगा? देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हमारे जीवन काल में 50-55 वर्ष हो चुके हैं। ऐसी त्रासदी और ऐसा तबाही का मंजर मैंने तो अपने जीवन काल में कभी देखा नहीं है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि इस प्रकार की तबाही इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी है। जहाँ तक जिंदगियों का सवाल जो है, वो 400 लोग के करीब हमें छोड़कर चले गए। पानी की योजनाएं बह गई, सिंचाई की योजनाएं बह गई, सड़क को उखाड़ कर पानी ले गया, हर जगह त्राही थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरकार के प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों का, अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, जो दिन रात हमारा जो हिमाचल की प्रभावित परिवार है, आपदा परिवार है, उनके साथ खड़े हुए। और हमने 48 घंटे के भीतर बिजली, पानी और जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो टेम्परेरी जोड़ दी है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है उसके लिए समय लगेगा और धन की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम इस मामले में कृत संकल्प है कि हम इस कार्य को जरूर करेंगे। आपने कहा धन की जरूरत पड़ेगी, निश्चित तौर से पड़ेगी। कम से कम 10,000 का फौरी 10,000 करोड़ का नुकसान आंका गया। ये पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि केंद्र की मदद के बिना तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो क्या वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही? क्या देखिए, केंद्र की मदद के बगैर तो संभव नहीं है और हम संघीय ढांचे में रहते हैं। उस संघीय ढांचे का एक राज्य हिमाचल प्रदेश भी है। मैं पिछले दिनों जब आपदा आई तो देश के गृह मंत्री से मिला, देश के प्रधानमंत्री से मिला, सब लोगों से मैंने मुलाकात की। और पिछले कल जो G20 का रात्रि भोजन था, मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि कम से कम हमें स्पेशल पैकेज रिलीफ का दीजिए जो गुजरात और उत्तराखंड को आपने दिया है, और तकरीबन राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए। क्योंकि जिन स्थानों पर मैं जा रहा हूँ लोगों के घर उजड़ गए हैं और हिमाचल प्रदेश में कोई भी गरीब परिवार, आम परिवार के लोग जो है एक एक पाई, एक एक पैसा जोड़ जमा कर कर अपना घर बनाते हैं। पूरी ज़िंदगी कमाई उनके घर में लग जाती है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया। मैंने तो ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो कम से कम आप उनको बुला तो लो कि कुछ पैसे तो दो। क्या वो सिर्फ लोगों के वोट ले जाने के लिए ही तब तक संसद बनने के लिए तैयार रहते हैं? क्या लोगों की बात को प्रधानमंत्री के पास रखने का उनका दायित्व नहीं है? अभी तक अंतिम हमारी जिस त्रासदी में, आपदा में, मेरे को भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री से स्पेशल रिलीफ पैकेज मांगते नजर नहीं आए। मैंने कल प्रधानमंत्री साहब जी के सामने भी मोदी जी ने क्या बोला जब आपने कहा कि मदद? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया हम जरूर करेंगे। और मैंने कहा कि हमने 10 अगस्त तक तकरीबन 8,000 करोड़ का हुआ और हमारा नुकसान जो है 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उसको बनाने में समय लगेगा। हम टेम्परेरी तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हिमाचल को जो सड़कें हैं, जो पानी की योजनाएं हैं, जो सिंचाई की योजनाएं हैं, जो बिजली का नुकसान हुआ है, उन सबको टाइम तो लगेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर मीटिंगें कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगी है, हम 1 साल के भीतर सब रोडों को दुरुस्त कर देंगे। और रोड तो अभी हमने टेम्परेरी सारे कनेक्ट कर दिए। सर, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बात है जो बीजेपी को इस चीज़ का समर्थन करने से रोक रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए? आप लगातार मांग कर रहे हैं। जब पहला से पहला आया था आपने तभी मांग उठा दी थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से सहमति जताई जब कहा कि मैं मदद करूंगा। तो यहाँ की जो बीजेपी है उसको कौन सी ऐसी चीज़ रोक रही है आपकी इस मांग का समर्थन करने की, जबकि ये मांग जो है हिमाचल के लोगों के लिए है? अभी ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं। हिमाचल की जनता की आवाज़ है, ये कांग्रेस की सरकार की आवाज़ नहीं, हिमाचल की जनता की सरकार की आवाज़ है।
लेकिन मैं उन आपदा प्रभावित परिवारों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आपने एक एक पाई जोड़कर अपना घर बनाया है, हिमाचल प्रदेश सरकार उसकी इस आपदा की घड़ी में उसके साथ खड़ी है और पूरा सहयोग करेगी। जितना भी अपने संसाधन होंगे हम उनके लिए जो योजना बनती होगी, नियमों में बदलाव करना होगा, कानून में बदलाव करना होगा, मैं उस हद तक भी जाऊंगा और मैंने इस बारे में दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दे दिए हैं। ये हमने देखा भी था, आपने सैंज में ही जो है कह दिया था कि मैं जो मुआवजा राशि है उसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ। जो मुआवजा राशि 5,000 रुपया है, अगर किसी के घर में 5,000 रुपये में सिल्ट आ जाए तो कौन उठाएगा? उसका मकान तो पूरा ख़राब हो गया। पहाड़ में जब आती है ना, घर के अंदर सिल्ट आ जाए या कच्चा मकान ढह जाए तो बहुत मुश्किल होता बनाना। तो वो भी हमने नियमों में परिवर्तन करने का मन बनाया है और जैसे ही अभी सेशन स्टार्ट होगा हम सभी नियमों को परिवर्तित करने जा रहे हैं और आपदा के लिए नियमों को तोड़कर भी गरीब आदमी, आम आदमी के घर को जो कुछ हम दे सकते होंगे, ज़मीन देनी पड़ेगी, ज़मीन देंगे, घर बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा देंगे, घर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम अपने साधनों से उन सब व्यक्तिगत लोगों को फ़ायदा देंगे। सर, हमने एक अच्छी बात ये देखी कि आप हर जगह जा रहे हैं, वहाँ पे हर आदमी से आप ये बात कर रहे हैं कि जो आप मदद कर सकते हैं कीजिए। कितनी मदद अब तक लोगों ने कर दी? मैं धन्यवाद दूँ, प्यारे बच्चों ने अपने गुल्लकों से पैसे दिया। अपने गुल्लकों से पैसे दे, कोई अपने जन्मदिन पर दे रहा है। एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि एक सुंदरनगर से एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम भूल गया, उसकी 11 लाख की एफडी थी, सिर्फ 11 लाख की एफडी थी। आप उसको इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरे पास आया कि मैं किसी को चाय पिला के राजी नहीं था, सुंदरनगर में वो मेरे पास, और उसने कहा मैंने एफडी तोड़वाई ना, उसका बेटा सरकारी नौकरी है, कहते मैंने ये आप जो आपदा के लिए काम कर रहे हैं इसके लिए दे दी। मेरी मदर ने 51,000 रुपये का चेक मुझे अभी पिछले दिनों दिया जब मैं गया था कि मेरी तरफ से ये। हर एक व्यक्ति पार्टी से ऊपर उठकर सब प्रकार का सहयोग कर रहा है और ऐतिहासिक 170 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठे हो चुके हैं। केंद्र से कितना पैसा है, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि ये रूटीन का पैसा आया है, जयराम जी कहते हैं कि नहीं ये तो एक्स्ट्रा आया है। असलियत क्या है? देखिए, असलियत ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा हमारे बजट में होता है, जो तय होता है, वो जो तय होता है, क्योंकि जो टैक्सेस का शेयर होता है उसका एक भाग उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रख ले जाता है। वो कोई हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आते हैं। उसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स होती है, एक 90-10 के रूम में 2 इंस्टॉलमेंट होती है। एक इंस्टॉलमेंट आती है जुलाई में, जब उसका चाहे आपदा आए या ना आए वो तय है, मिलना है, और दूसरी आती है उसकी दिसंबर में। तो जुलाई वाली तो आपदा के समय आई, वो तो हमें मिल गई, और दूसरी जो दिसंबर की में अगर आपदा आती तो हमें कोई किस्त नहीं मिलेगी। उन्होंने उसको हमको एडवांस कर दिया, यानी कि 6 महीने पहले दे दिया, और अब हम उसमें खर्चा करें। अगर दिसंबर में कहीं और आपदा आई तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। ये तो है एनुअली, ये रूटीन का पैसा। रूटीन का पैसा। तीसरी थी कि जो जयराम ठाकुर जी के समय 315 करोड़ रुपया एजी के ऑब्जेक्शन के कारण पेंडिंग था, मैंने वो ऑब्जेक्शन दूर करवाया, उसमें से 189 करोड़ रुपया आ चुका है। ठीक है, ये 3 होगी। उसके अलावा एनडीआरएफ ने जो उनके जो काम चलता है, जब एनडीआरएफ पर खर्चा होता तो उसके लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपया अलग से दिया। कोई अभी तक हमारे को जो हमारा नुकसान हुआ है, जो भारत सरकार के नॉर्म्स है उसको जो हमने भर कर दिया है, उसमें से अभी हमारे को कोई भी पैसा नहीं आया। मतलब मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो रूटीन में है, चाहे आपदा आती चाहे नहीं आती, जो मिलना था वही मिला है। जी। और ये लोगों को भटकाने की बात बंद करें, बोलना सत्य करें। मुझे नहीं ले जाना है तो आप खुद जाके देश के प्रधानमंत्री से मिलिए। जो सांसद लोगों के वोट चुनकर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मिले। दबाव तो बनाना पड़ेगा ना, हम छोटी स्टेट है तो उसका मतलब ये नहीं। मैं क्यों कल रात्रि भोज में गया था, तो मैंने क्यों मांग की? मैंने इसलिए मांग की कि मैंने उस दर्द को देखा है, उस पीड़ा को सहा है,
उन लोगों को मैं देखता हूँ तो जिसके घर उजड़ जाते हैं, घर में एक भी सामान नहीं है, पहाड़ दरकरा गए, पहाड़ बैठ गए, पहाड़ बैठने के बाद उनके घर का सारा सामान वहाँ रखा रहा, किसी तरह जान बचाकर भागे, उनको बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। मतलब पार्टी ने, कांग्रेस ने तय किया था कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन सुखविंदर सुक्खू सिर्फ इसलिए गए क्योंकि हिमाचल के लोगों नहीं, के प्रति पार्टी ने पहली कोई उनकी- तय नहीं किया था कि कोई नहीं अच्छा, जाएगा, जी। ऐसी ये गलत बात। लेकिन को गया नहीं बाकी। नहीं, वो उनकी अपनी मजबूरी थी, कई बार हम भी नहीं जा सकते। लेकिन आपने इसको इस मौके के रूप में देखा कि मेरे लोगों की मदद मैं हो जाए। रात्रि भोज खत्म हुआ, मैंने प्रधानमंत्री जी से, वाइडन साहब भी साथ थे, मैंने उनसे बोला कि सर 1 मिनट आपसे बात करनी है, कि आपने मेरे को आश्वासन दिया था, आपने आश्वासन नहीं पूरा किया। स्पेशल रिलीफ पैकेज क्यों नहीं दे रहे, हमारा कसूर क्या है? और अगर मैं तो ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको तो बोले कि आपसे अनुरोध कर लें, मुझे नहीं, अगर देखना तो नहीं कि अनुरोध पर दे दीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि हम इस मामले पर करेंगे। मेरा मकसद वहाँ जाने का यही था कि मैं उनको एक बार याद करवाऊँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री जी थे, उनसे भी बात की। मैंने स्टालिन साहब वहाँ आए थे, उनको धन्यवाद किया, उन्होंने 10 करोड़ रुपया दिया। मैंने नीतीश कुमार जी भी थे, सब मुख्यमंत्रियों से बात की कि आप इस आपदा के समय हमें मदद दीजिए। सहयोग कीजिए। मैं वहाँ कोई खाना खाने नहीं गया था। मैं दिमाग में एक प्लान करके गया था कि मैंने सबसे मांग करनी है। असम का मुख्यमंत्री जी हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे भी बात की, तो मुझे लगता है कि वो सब लोग, मुख्यमंत्री, हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। एक सर, हमारे मंदिरों के पैसे को लेकर बड़ी चर्चा है। मंदिरों में बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा है कि हम फौरी तौर पे लोगों को जो चाहिए इमीडिएटली अपना जीवन दोबारा शुरू करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक डिसीजन लेने की दिक्कत है। पैसा लोगों का ही है, लोगों ने चढ़ाया है, भगवान भी लोगों के हैं, तो क्या सरकार इस विषय पे भी सोच रही है? लोगों को ही देना है, लोगों को ही देना है, बिल्कुल। लोगों को देना नहीं। मैं इस विषय पर आस्था से जुड़ा है। मंदिर कमेटी अगर अपनी भावना से देना चाहती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, और दे भी रही है। ज्वालामुखी मंदिर ने 5 करोड़ रुपया दिया है, और मंदिरों ने भी दिया है। तो अभी देखते हैं कि क्या कैसे करना है। टूरिज्म को एक बार फिर से अब लाइन पे लाना होगा, क्योंकि हमारे पास यही है, टूरिज्म है और फ्रूट्स की इंडस्ट्री हमारे पास। 2 महीने में जीएसटी के रूप में, टूरिज्म के रूप में हम -8% पर चले गए। ये साफ था गया। शराब के जो ठेकों की नीलामी हुई थी, अब उसमें भी, वैट में भी कमी आई है। एक्साइज, जो पेट्रोल पंप पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसमें भी कमी आई है। तो कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का तो हमें इन 2 महीनों में नुकसान हो चुका है। ये वो है जो बरसात से अलग है, दिख नहीं जो रहा है। बरसात से अलग है, जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो इससे क्या होता है, विकास के कार्य रुकते हैं। अब कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस दृष्टि से एक चुनौती भी है, और इस चुनौती को हमने अवसर के रूप में भी बदलना है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के, आम परिवार के लोगों को हम राहत जरूर देंगे, ये निश्चित है। सेशन आ रहा है, निश्चित तौर से इस पे बरसात के ऊपर ही चर्चा होगी। राजनीति अपनी जगह है। एक प्रस्ताव हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस मूव करेगी, राष्ट्रीय आपदा वाला। देखिए, मेरे मानना है कि हम प्रस्ताव से अच्छा ये है, प्रस्ताव तो हम करेंगे ही नहीं। और सेशन में आप सवाल पूछिए। अब सेशन आए ना, आप जितने मर्जी सवाल पूछिए, एक एक का जवाब देंगे, एक एक का जवाब देंगे। आप बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ये कहते हैं कि सेशन बुलाओ, सेशन में 1000 तो पुलिस कर्मचारी लग जाएंगे, और सारा अमला जो प्रशासनिक अधिकारियों का, वो सवाल का उत्तर देने में लग जाएगा। तो फिर इन आपदा प्रभावित परिवार, जो राहत शिविर में रह रहे लोग हैं, उनको हम कैसे संभालेंगे? हमारी स्ट्रेंथ कहाँ रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दृष्टि से हमने उसको थोड़ा डिले किया है, और उनकी बात को भी मानना है, जयराम जी की बात को भी मानना है कि भाई अब कर लेना, अब चर्चा भी लाओ, प्रस्ताव भी लाओ, अच्छी बात है। विपक्ष का जो दायित्व है वो करिए। जी, एक और बड़ी मांग है, और आपने एक बड़ा भ्रष्टाचार पे जो है पहले ही हफ्ते में, मैं कहूँगा, जब आपकी सरकार बनी थी, बड़ा प्रहार आपने किया था, वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का। बहुत से बच्चे अब डाउट में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो आपने कहा कि 2 महीने में रेस्टोर हो जाएगा, लेकिन वो एज का भी चक्कर पड़ जाएगा, तो क्या रिलैक्सेशन? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताऊँ। भ्रष्टाचार में का अड्डा बने हुए, जहाँ नौकरियाँ बेची जाती हो, एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, और उसको ये आशा होती है कि मैं निकल जाऊंगा, और वहाँ पेपर बिक के लग कोई ऐसा बच्चा जाता है जो योग्य ना हो, तो आप बताइए मैं उस पर कार्रवाई नहीं करूँ? मेरी आंखों के सामने गलत आ रहा है, मेरे पास तथ्य आ गए हैं,
मेरे पास सब कुछ आ गया है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हूँ कि पुलिस भर्ती हुई, पेपर लीक हुआ, पता लग गया, उस पेपर को कैंसिल भी नहीं करवाया गया और दूसरा पेपर करवा दिया गया। ये कांग्रेस की सरकार है। और मैं भ्रष्टाचार यही नहीं है, मैं जो बच्चों की उम्र होगी उनको एज में रिलैक्सेशन भी दूंगा। जब से उनका रिजल्ट है उनको हम बोलेंगे कि एक बार अप्लाई करो। और ये हमारी पहली रिपोर्ट आई है दीपक सानन कमेटी की, जिसमें हमने इसका नाम राज्य चयन आयोग हमीरपुर में रखने का प्रस्ताव है और इसको हमने कर दिया है। और आपने कहा कि 2 महीने में हो जाएगा शुरू ये। नहीं, ये तो कभी भी हो जाएगा। अब दूसरी रिपोर्ट हमारे को उन्होंने अक्टूबर के महीने में देने को बोला है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करना। अब चर्चा क्या है जी, तो एग्जाम कंडक्ट करवाना तो 2-2 महीने उनका रिजल्ट ही ना निकले तो क्या फायदा है। वही तो पिछली बार भी इशू था। हाँ, तो इसी इशू को, और हर दिन कोर्ट में स्टे हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस, स्यापा तो इनके बीजेपी की सरकार का पड़ा हुआ ना। हम उसको भुगत रहे हैं, हम दूर कर रहे हैं उसको। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों एग्जामिनेशन में बैठे उनके भी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो कोर्ट में उनको भी हम जीत रहे हैं। मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी और भ्रष्टाचार में लिप्त थे सारे। पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, अधीनस्थ चयन आयोग में भ्रष्टाचार हुआ। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। मैंने सेंसिटिव पोस्टिंग जो होती थी, जैसे बद्दी में होती थी, कालाम में होती थी, और भी इंडस्ट्रियल एरिया में होती थी, एक्साइज में होती थी जी, मैंने एक फैसला किया, विधानसभा में मैंने एक स्टेटमेंट दी, सारे मैंने बदल दिए। चाहे वो बिजली बोर्ड के अधिकारी बद्दी बुद्दी में इतने सालों से ठहरे थे, चाहे वो थे। मैं इसलिए नहीं बदले कि मेरा कहने का मतलब गवर्नेंस का ये पार्ट है, इसमें अच्छे ढंग से लोगों को राहत पहुंचे और किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार की कमिटमेंट है। आपने कहा कि साल भर में हम चीज़ों को ठीक कर देंगे। बीजेपी कहती कितनी देर तो आपकी सरकार ही नहीं चलेगी, वो तोड़ अब देंगे। जितनी देर हम सरकार में तब तक तो ठीक है ना, वो तो यही सोचते रहेंगे। पर जनता तो हमारे साथ है। हम कोई सत्ता में रहकर ही सरकार में रहकर ही जनता की सेवा करते हैं, विपक्ष में रहकर भी जनता की सेवा करते हैं। लेकिन ऐसी तोड़फोड़ को आप लगता है कि आपको होगी? पता नहीं, मैं तो जिस दिन से बना उस दिन से तोड़ फोड़ी है। मैंने बोला मंत्रिमंडल 1 महीने बाद बनाया, अभी भी सबसे छोटा मंत्रिमंडल है, 7 मंत्री है। हाँ, तो 9 महीने तो हो गए 7 मंत्रिमंडल के साथ चले हुए। अभी और कितने चलेंगे? ये तो क्योंकि 3-4 बैठे हैं कि हमारे को बनाना है। हाँ, तो उनका राइट बनता है, उनका अधिकार बनता है। जी, उन 3-4 को बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या वो एमएलए बने हैं। क्या अभी इतना समय है इसका एकदम से, क्योंकि त्रासदी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं, राजनीति में समय का कोई टाइम नहीं होता है। तो पता नहीं, कल फोन आ जाए तो सुबह ओथ हो जाती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। नहीं तो फोन कहाँ से आएगा, मतलब ऊपर से तय होंगे नहीं, मंत्री? फोन ये तो तय हाई कमांड ही करता है। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं इस तरह से, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल पे क्या लगा कि सच में ही आप जो कह रहे हैं 1 साल में हम लोग खड़े हो पाएंगे? हम 4 साल में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 1 साल में हम पूरी तरह खड़े हो जाएंगे और 10 साल में, हाँ बैठे हैं ना यहाँ, मुझे याद है पिछली बार भी बोला था 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य बनाएंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है और हिमाचली गौरव और गर्व महसूस करेगा। हम ऐसे रिसोर्सेज, नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं, हम कानून बदल रहे हैं। दक्यानुसी कानून से सरकारें चला करती थी, हम नहीं चाहते हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन का अगर आप डिपार्टमेंटों में जाकर देखोगे तो कुछ डिपार्टमेंटों में पूर्णतया व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है। आपके डीपीआर में भी परिवर्तन हो चुका है। आपने नियम बदलने की तक की बात करी कि लोगों के लिए मैं नियम भी बदल दूंगा, हिमाचल के जो हित में होगा, लेकिन फिर पड़ोसियों को ये जो है अच्छा नहीं लगता। वो वाटर सेस का आपने लगाया तो उन्होंने कहा पड़ोसी हमारे भाई है, संवाद के द्वारा फिर बातचीत करके। बातचीत हुई थी भगवंत मान जी से? मेरी भगवंत मान जी से भी बात हुई, मेरी राघव चड्ढा जी से भी बात हुई, मेरी अरविंद केजरीवाल से भी बात हुई, मेरी मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात हुई, मेरा पुष्कर धाम। मैंने बोला हिमाचल का हित बताइए कि इन प्रोजेक्टों में हिमाचल को क्या मिलेगा। मेरा तो सीधा मकसद है कि हिमाचल के लोगों को क्या मिलेगा। तो सर बात यही हो रही थी कि जब आप नियम बदलते हैं तो फिर बाहर के जो स्टेट्स हैं उनको लगता है कि नहीं हमको सूट नहीं कर रहे, तो फिर विवाद हो जाता है। नहीं, ऐसा है, बाहर वाले भी हमारे भाई है
जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो उस फ़ायदे का कुछ हिस्सा हिमाचल को भी दो, ये हमारा जिम्मेवारी है। पहले क्या होता रहा कि इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही, हिमाचल की संपदा को लुटा दिया गया है, हिमाचल की संपदा में अपने अधिकारों का रखा ही नहीं गया, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हिमाचली को कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा कि आप हिमाचल की जो संपत्ति है, हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं, हमारे लड़के बाहर छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, जब हमारे पास अपनी संपदा है तो हम उसमें क्यों ना जाए। जिस संपदा से दूसरे तो 1000 गुना लाभ कमा रहे हैं और हिमाचल को ना मिले, मेरा सिर्फ वही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी कमाओ, आप 60% कमाओ, पर 40% हिमाचल का अधिकार है वो हमें देना है। आपने नौकरियों की बात करी, 5 लाख नौकरियां 5 साल में देने की बात करी है, 1 साल होने को है। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने रोजगार की बात की जी, तो दिया जा रहा रोजगार तो है। 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। 10,000 नौकरियां तो सरकारी क्षेत्र में अभी आने वाली है, 10,000 सरकारी क्षेत्रों में इस साल आने वाली इसी साल, मतलब ये जो 2-3 महीने रहे इसमें आ जाएगी। 2-3 महीने क्यों रहे, मार्च में होते 6 महीने रहे हैं, वित्तीय वर्ष की बात। हाँ वित्तीय वर्ष में ही आया है हमारा सरकार। ठीक, आप 2-3 महीने ना बोले, 6 महीने रहे, और 6 महीने में हम आपदा से भी निपट रहे हैं, टूरिस्टों से भी निपट रहे हैं, और आने वाले समय की चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सर सवाल बहुत से हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का समय ऐसा है कि जहां कंसंट्रेट करना है तो हम भी चाहते हैं कि वहीं आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। अगली बार जब मुलाकात होगी तो निश्चित तौर से इन चीज़ों को फिर से रिव्यू करेंगे और कुछ